आधुनिक भारत का इतिहास आज का हमारा विषय रहेगा, जिसको हम शुरू करेंगे। देखिए, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डेट्स यानी तिथियां बहुत ज्यादा हैं, तो उन डेट्स को याद कैसे किया जाए सर, और इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि फैक्ट्स को याद करना भी मुश्किल होता है। तो देखिए, जो बच्चा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि सर तिथियों को या फैक्ट्स को याद कैसे किया जाए, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि उसने एक गड़बड़ कर रखी है। उसने हिस्ट्री को सिस्टमैटिक नहीं अरेंज कर रखा, उसने सिस्टमैटिक तरीके से नहीं पढ़ा। उसने या तो क्वेश्चंस वगैरह डायरेक्टली किए हैं या फिर कुछ इस प्रकार से कंसेप्ट किए हैं कि वो सिस्टमैटिक वो अरेंज नहीं कर पाया। अगर आप सिस्टमैटिक अरेंज नहीं करेंगे तो यही प्रॉब्लम रहने वाली है, ना तो कभी डेट्स आपको याद होंगी, ना ही सारे फैक्ट आप कवर कर पाओगे। सो बच्चे, इसीलिए सबसे पहला काम हमने यही किया है कि हिस्ट्री जो है हमारी, आधुनिक भारत का इतिहास जो है, उसको हमने सिस्टमैटिक बिल्कुल एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया है और उसी हिसाब से स्टेप टू स्टेप उसको पढ़ेंगे हम, ताकि आपको एक स्टोरी टाइप में याद हो जाएंगे। और डेट्स वगैरह जिसके लिए आप इतना डर रहे हो, वो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी, आपको साथ साथ अगर सिस्टमैटिक करोगे तो वो भी याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जानते हो, जिनको किया नहीं जाता तो भी हो जाती है। उसी प्रकार से एग्जाम्पल आप ले सकते हो, डेट्स तो हैं ही आपकी, तिथियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में। और देखिए बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला आपका। कंप्लीट हिस्ट्री स्टेप टू स्टेप आपकी करवाऊंगा मैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री। लगभग 40 के आसपास लेक्चर लगेंगे पूरी हिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर 20 के आसपास लेक्चर आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लगेंगे। और कुछ आपको राइट नहीं करना है, कॉपी पेन साइड में रख दीजिए, सिर्फ आपको ये लेक्चर सुनना है। ठीक है, उसके बाद जो लिखने वाली चीज़ बाद में रिवीजन के लिए जो आपको है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के मैंने लिंक आपको दिए थे, और नहीं है तो मेरे से ले लेना, वहाँ से ज्वाइन करो और वहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए बच्चे, आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर अगर मेजरली देखा जाए तो कौन से साल से कौन से साल तक का इतिहास हम पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 1700 ईस्वी से और आप पढ़ेंगे 1947 ईस्वी, यानी 1700 ईस्वी से, और भारत आजाद जब तक हुआ है उस समय तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सारी की सारी हमारी काउंट की जाएंगी। कहां पे काउंट की जाएंगी? आधुनिक भारत के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। देखिए, रफली सा एक आइडिया होता है। रफली का मतलब ये होता है कि 5 साल आगे 10 साल पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जिस हिस्ट्री के पीछे आप डेट्स 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 तिथियां चिल्लाते हो, एक्चुअली में कोई भी एक मत ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये फिक्स मान सको कि इस डेट से लेके इस डेट तक ये घटना घटित हुई थी, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है वो किस डेट से एग्जैक्टली कहां तक है। वो एक रफली सा आइडिया होता है। अलग अलग इतिहासकार जो अपने अपना व्यू देते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको मिल जाता है। जब आप कोई बड़ी बुक पढ़ेंगे, ऑथेंटिक किताबें, तब आपको वहां से ये ज्ञान भी होगा। ठीक है, तो आप याद रखें कि लगभग 1700 से 1947 ईस्वी तक जो घटनाएं घटित हुई हैं वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के अंदर। वैसे ज्यादातर ऐसा बोलते हैं कि 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसके बाद आधुनिक भारत की शुरुआत हुई थी। चलिए बच्चे, उसको छोड़िए, ये चीज क्लियर हो गया होगा। अप्रोक्सीमेटली 1700 से 1947 ईस्वी तक की घटना को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैंने जैसा आपको कहा था कि सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना है, मैंने आपको बताया था कि सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, तो वो सिस्टमैटिक तरीका कौन सा है वो देखिए। देखिए, सिस्टमैटिक वे में ये 6 पोर्शन है जो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मुख्य रूप से इन 6 पोर्शन के अंदर, 6 भागों के अंदर सिस्टमैटिकली डिवाइड कर रखी है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला, स्वतंत्र राज्यों का उदय, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरी, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय का मतलब क्या है वो देखिए।
देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले 1700 ईस्वी 1700 ईस्वी में क्या हुआ था कि औरंगजेब ने क्या किया था, बंगाल जो है उस बंगाल का सूबेदार बोल दीजिए या गवर्नर बोल दीजिए, वो किसको नियुक्त किया था, वो नियुक्त किया था मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान को वहां का सूबेदार नियुक्त किया था। अब 1700 के बाद 1707 ईस्वी में क्या हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगल साम्राज्य जो है उसका जो लास्ट शक्तिशाली शासक था औरंगजेब था, और 1707 में उसकी हो गई थी मृत्यु। उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था हो गई थी, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी। इसीलिए क्या हुआ, जो छोटे छोटे आपके शासक थे जो कि मुगलों के अंडर में काम करते थे, जैसे बंगाल है, अवध है या हैदराबाद है, इन राज्यों ने क्या किया, हैदराबाद है, इन छोटे छोटे राज्य जो थे इनमें क्या किया, इनके अंदर जो भी शासक थे उन्होंने इनको मुगल एम्परर जो थे, औरंगजेब वगैरह जो है, मुगल एम्परर जो थे उनसे स्वतंत्र करवा लिया। मुगल एम्परर से क्या करवा लिया, स्वतंत्र करवा लिया, उनसे अपने आप को अलग कर लिया। बंगाल के शासक ने बंगाल को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अवध के शासक ने अवध को, हैदराबाद वाले ने हैदराबाद को कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1707 में जो सबसे शक्तिशाली शासक था औरंगजेब, उसकी हो चुकी थी मृत्यु। उसके बाद जो शासक थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो कमजोर शासक थे, और ऊपर से जो विदेशियों के आक्रमण थे उन्होंने इनको कमजोर बना दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक औरंगजेब नाम के शासक का नाम आप बहुत बार सुनते हैं, और आप ऐसा भी सुनते हैं कि बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। देखिए, उसने शक्तिशाली शासक था, इसमें नो डाउट, लेकिन दक्षिण भारत को जीतने में उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना धन लुटा दिया अपने मुगल साम्राज्य का, कि इसके बाद वाले शासकों को अपनी आर्थिक व्यवस्था चलाने में सबसे ज्यादा मुसीबतें आई। ये भी एक रीजन था कि मुगल साम्राज्य का बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो गया, 1707 के बाद पतन होना शुरू हो गया। खैर, वैसे तो जाके 1862 में अंत हुआ है, बट मुख्य रूप से 1707 के बाद ही पतन होना शुरू हो गया था। तो जस्ट ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि स्वतंत्र राज्यों का उदय का मतलब है कि जैसे बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आधुनिक भारत के अंदर बंगाल के अंदर प्लासी की जो लड़ाई हुई थी, सिराजुद्दौला की, बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसके बाद आपके हैदराबाद के अंदर एंग्लो फ्रांसिस वार हुए थे, अंगल फ्रांसीसी वार, कर्नाटिक वार भी जिनको कहा जाता है, तो तीनों वार वो पढ़ेंगे। और अवध कब अंग्रेजों के बिल्कुल हाथ में चला गया वो भी पढ़ेंगे। तो इन तीनों का अध्ययन किया जाएगा किसके अंदर, स्वतंत्र राज्यों का उदय। ये हमारा पहला पोर्शन है किसका, आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा, गवर्नर। देखिए, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद क्या होएगा कि जो सत्ता है, वास्तविक भारत की सत्ता, वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। और अंग्रेज क्या करेंगे, समय समय पर भारत के अंदर नई नई व्यवस्थाएं लाएंगे। किसके थ्रू, वो अपना एक गवर्नर अपॉइंट करके भारत भेजेंगे और वही उस पर शासन करेगा। गवर्नर के बाद अंग्रेज क्या करेंगे, आधिकारिक तौर पर जब ब्रिटिश शासन, जो ब्रिटिश हैं उनका कंपनी के ऊपर शासन शुरू होगा, तो गवर्नर का ही नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, और यही फिर भारत पे शासन करेगा। इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद इसी का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाएगा, और फिर ये शासन करेंगे। देखिए, स्वतंत्र राज्यों का उदय, ये जो आपका पहला पोर्शन है, इसके अंदर लगभग हम पढ़ेंगे 1765 तक की घटनाओं को। गवर्नर जो है यहाँ पे पढ़ेंगे 1765 से और 1772 तक की घटनाओं को। गवर्नर जनरल जो है यहाँ पे हम पढ़ेंगे 1772 से और 1858 तक की घटनाओं को। और वायसराय जो है और कांग्रेस का काल
और गांधी काल, यानी गांधी के समय में जितनी घटनाएं घटित हुई और कांग्रेस के समय में, और ये दोनों चीजें कब थी, जब वायसराय शासन होता था। तो इन तीनों के अंदर कौन सी घटनाओं को पढ़ेंगे, 1858 से लेकर के कंप्लीट हमारा 1947। ठीक है, तो ये आपका होता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी स्वतंत्र राज्यों का उदय के अंदर कुछ पढ़ा जाएगा, गवर्नर्स के अंदर कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वायसराय के काल में, गवर्नर जनरल के काल में, कांग्रेस के काल में और गांधी के काल में। ये 6 मेजर पोर्शन हैं। इन 6 समय में घटने वाली अलग अलग घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उसी को कहा जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए, आज हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा, ये तो मैंने आपको जस्ट सिलेबस समझाया कि आधुनिक भारत के अंदर सिस्टमैटिकली होता क्या है। पहले तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आप रास्ते से भटकते हो वो होता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर नहीं होता। तो कॉन्फिडेंट रहिए कि ये 6 टॉपिक्स हैं, 6 पार्ट हैं आपके आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर, इससे अलग कोई सिलेबस नहीं है। और ये आपको एक एक करके 15 से 20 लेक्चर आपके लगेंगे, जिसके अंदर आपको कवर करने हैं। आज सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय, यानी इंडिपेंडेंट टेरिटरी जो राइज हुई थी उनके बारे में, और यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। ठीक है, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। इसके अंदर सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बताया था बंगाल, इसको आप बोलोगे बंगाल। ठीक है, सबसे पहली जो आपका प्रिंसली था, रियासत थी, जिसको हम बोलेंगे बंगाल, उसका हम अध्ययन करेंगे, और यहीं से होती है आपके आधुनिक भारत की शुरुआत। यू नो वेरी वेल, मैंने आपको अभी अभी एक एस्टिमेशन दिया था कि बंगाल के बारे में शुरुआत कहां से होती है। बात है सन 1700 ईस्वी की, 1700 ईस्वी की बात है। तो बेटा 1700 ईस्वी में क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था। देखिए, मुगल शासक कौन था, मुगल शासक था औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक था। औरंगजेब ने क्या किया कि बंगाल जो है इसका सूबेदार, बंगाल का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया, मुर्शीद कुली खान को। मुर्शीद कुली खान, औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में सूबेदार नियुक्त किया मुर्शीद कुली खान को बंगाल का। अब इसके बाद 1707 ईस्वी में क्या हुआ, औरंगजेब जो है इसकी हो गई मृत्यु। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो गई मृत्यु। इसके कुछ समय बाद, काफी सारे बीच में भी मुगल एम्परर एक दो और भी आए, बट इसके बाद 1713 से 1719 के बीच एक मुगल एम्परर था जिसको हम बोलेंगे फर्रुखसियर। देखिए, जब भी हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो पहले जो 7 मुगल एम्परर हैं, जो शासक हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद में 10 शासक और भी हैं, बट उनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उनमें से उसी को उठाते हैं जिसके काल में कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, फर्रुखसियर जो हमारा है, फर्रुखसियर आया 1713 से 1719 के बीच। देखिए, सिंपल सी बात, 1700 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को क्या बनाया, इसको सूबेदार बनाया बंगाल का। अब 1707 ईस्वी में ये खुद मर गया। इसकी मृत्यु के बाद इस सूबेदार ने बंगाल को क्या शुरू कर दिया, इसने कोशिश शुरू कर दी मुर्शीद कुली खान ने कि बंगाल को अब मुगलों के अंडर में ना रख के एक अलग से साम्राज्य, एक राज्य बना दिया जाए, एक रियासत बना दिया जाए, और जिसपे ये मुर्शीद कुली खान क्या करे, शासन करे अपना। कोशिश शुरू कर दी, और जाके जो फर्रुखसियर मुगल एम्परर आया 1713 से 1719 के बीच में ये रहा। इसके समय में मुर्शीद कुली खान ने क्या किया, जो बंगाल है उस बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। बंगाल को स्वतंत्र राज्य
घोषित कर दिया। ठीक है, अब बंगाल बन गया एक रियासत, एक स्वतंत्र राज्य, जो कि मुगलों के अंडर में अब नहीं है। ठीक है, और मुर्शिद कुली खान बंगाल का बन गया नवाब। बंगाल का बन गया ये नवाब। अब नवाब बनने के बाद यहाँ पे कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई वो सारी एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। बना मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान सबसे पहला नवाब बना बंगाल का। अब कब से कब तक रहा? देखिए 1713 भी कहा जाता है और 1717 भी कहा जाता है। ये दो आपकी डेट्स हैं, फिक्स हैं कि इनमें से कोई भी एक आपको एग्जाम में मिलेगी, 1713 या 1717। इस डेट को इसने क्या किया था? बंगाल को स्वतंत्र किया था और ये बंगाल का क्या बना था? नवाब बना था। ठीक है, बंगाल का नवाब बना था इसने। और रहा कब तक? तो ये रहा था 1727 तक। 1727 ईस्वी तक बंगाल का नवाब कौन रहा? मुर्शिद कुली खान। इसने क्या काम किया था? देखिए बंगाल जो है इसकी राजधानी, बंगाल जो है इसकी राजधानी पहले कौन सी होती थी? मुगलों के समय में ढाका होती थी, जो आज बांग्लादेश के अंदर है। ठीक है, इसने क्या किया? ढाका से राजधानी कहां पे शिफ्ट किया? मुर्शिदाबाद। अपने नाम पे एक शहर बसाया और वहीं पे राजधानी को क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाले कौन थे? मुर्शिद कुली खान। फर्स्ट वन क्वेश्चन। चलिए, मुर्शिद कुली खान के बाद अगला जो नवाब बंगाल के अंदर आया वो आपका आया था शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन, और शुजाउद्दीन ने शासन किया 1727 से 1739 तक। ठीक है, शुजाउद्दीन आए और ये बंगाल का नवाब रहा 1727 से 1739 तक। इसके बाद अगला जो बंगाल का नवाब बना सरफराज। सरफराज ये बना था 1739 में। 1739 में सरफराज बना। तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खान 1713 से 27 तक, उसके बाद शुजाउद्दीन 27 से 39 और सरफराज 1739 में नवाब बना। युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है घेरिया की लड़ाई। घेरिया की लड़ाई। ठीक है, वार ऑफ घेरिया। किस किस के बीच हुआ? यू नो वेरी वेल, सरफराज का नाम तो है ही क्योंकि उस समय पे बंगाल का नवाब यही था। इसके साथ लड़ाई किसने की? इसी के सेनापति अली वर्दी खान। अली वर्दी खान। ठीक है, सरफराज और अली वर्दी खान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? घेरिया की लड़ाई। कब हुई? 1740 में। और इस लड़ाई में सरफराज को हरा दिया गया। तो सरफराज का नवाब का जो काल है वो कब से कब तक माना जाएगा? 1739 से 1740 तक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर यहां तक? तो 1740 में बंगाल का नवाब किसे बना दिया गया? अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जो है इसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब अली वर्दी खान ने क्या था? वैसे तो सबसे पहले अंग्रेज, अब देखो मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है कि अंग्रेजों के साथ या यूरोपियन के साथ संघर्ष। यहां से शुरुआत होती है जहां से अंग्रेजों के इरादे भांप लिए जाते हैं।
अली वर्दी खान ने अंग्रेजों के इरादे भांप लिए कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत में व्यापार तो है ही है, ऊपर से भारत के अंदर लूट मचाने के लिए आए हैं। इनको भारत की तरक्की या प्रोग्रेस से कोई मतलब नहीं है। तो अली वर्दी खान ने क्या कहा था, इसने अंग्रेजों को कहा था मधुमक्खियों का छत्ता है ये, कि जब तक आप इसको छेड़ोगे नहीं ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मधुमक्खियों की तरह अगर आप इनको छेड़ोगे फिर ये आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अली वर्दी खान ने ऐसा कहा और इसने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया किसी भी प्रकार का। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का अगला नवाब कौन बना? अगला नवाब बना जिसको हम बोलते हैं सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, काफी बार नाम भी आपने सुना होगा, नवाब सिराजुद्दौला। इसके बाद में नवाब बना सिराजुद्दौला। इन्होंने क्या किया, वैसे कब से कब तक रहे? 1756 से और 1760। अली वर्दी जो थे, अली वर्दी मैंने आपको बताया पीछे, वो कब से कब तक रहे थे? 1740 से 1756 तक रहे थे वो। अब इसके बाद सिराजुद्दौला आए, 1756 से 1760 के बीच इन्होंने शासन किया, 57 तक। 1756 से 1757 तक इन्होंने किया। देखिए, इनका इतने महान योद्धा भी थे, कुशल योद्धा थे, फिर भी इनका शासनकाल छोटा क्यों रहा? सो इसका एक रीजन है। सिराजुद्दौला जब आए तो दो रीजन थे। चंद्रनगर जो है, चंद्रनगर का क्षेत्र जो है, वहां पे कौन था? वहां पे फ्रांसीसी थे, फ्रांस वाले फ्रांसीसी लोग थे। और कलकत्ता के अंदर कुछ जगह ऐसी थी जहां पे, जैसे फोर्ट विलियम किला जो है, तो काफी जगह ऐसी थी जहां पे अंग्रेजों को मुक्त व्यापार का छूट मिला हुआ था, जो कि फर्रुखसियर के समय पर ही मिला था। तो कलकत्ता के अंदर ब्रिटिश यानी अंग्रेज ये रह रहे थे। इन दो जगह पे इन फ्रांसीसियों ने और अंग्रेजों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन दोनों जगह पर किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी यानी कि किलेबंदी का मतलब है कि अपना जितना भी क्षेत्र है उसके चारों तरफ दीवार निकाल देना, ताकि बाहर से कोई अगर युद्ध की भी स्थिति आए तो भी बचाव हो सके और बाहर वालों को अंदर क्या चल रहा है कुछ भी पता ना चले। तो किलेबंदी दोनों ने शुरू कर दी। सिराजुद्दौला ने इनके इरादे भांप लिए और नवाब सिराजुद्दौला ने इनको कहा कि आप किलेबंदी करना बंद कर दीजिए। सिराजुद्दौला के कहने पर फ्रांसीसियों ने अपनी किलेबंदी बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज फिर भी अपनी किलेबंदी करते रहे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला ने इन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण किया। कहां पे? कासिम बाजार। इन्होंने क्या किया? कासिम बाजार, अंग्रेजों के कासिम बाजार पर हमला कर दिया। कब? 1756 में। 1756 ईस्वी में अंग्रेजों के कासिम बाजार पर हमला कर दिया और यहां पर हमला करके 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया इन्होंने, एक छोटे से 15 बाई 18 के कमरे में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद 146 में से 123 अंग्रेज मर गए और बचे सिर्फ 23 अंग्रेज। इन 23 के अंदर से एक अंग्रेज जिसका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, विलियम होलवेल, याद रखना। इन 23 अंग्रेज जो बचे थे उनमें से एक बचने वाला था विलियम होलवेल। इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी ने इस घटना को बाद में बताया था कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ ऐसा ऐसा किया। इन्होंने अपने बुक के अंदर ये सारा सिस्टम लिखा था। हालांकि भारतीय लोग इसको नहीं मानते कि ऐसा कुछ हुआ था, भारतीयों के पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन
अंग्रेज इसको बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, और यही जो घटना है, इसी घटना को क्या कहा जाता है हमारे इतिहास में? काली कोठरी की घटना। काली कोठरी की घटना। तो एग्जाम में आपसे पूछे काली कोठरी की घटना कब हुई? 1756। किसने करवाई? सिराजुद्दौला ने। कौन से बाजार पर आक्रमण किया? तो कासिम बाजार। और काशी आक्रमण करने के बाद जो अंग्रेजों का किला था फोर्ट विलियम, इस पर कब्जा कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। यहां से अब इंटरेस्टिंग चीज शुरू हुई। सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया। अब अंग्रेजों के सिरे चढ़ गई ये बात। इसीलिए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए क्या किया? उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया और सिराजुद्दौला से एक युद्ध लड़ा। युद्ध कौन सा था? जिसको इतिहास में कहा जाता है प्लासी की लड़ाई। कब हुआ ये? 1757। तो अंग्रेजों ने उस काली कोठरी की घटना का बदला लेने के लिए सिराजुद्दौला पर अटैक किया और प्लासी की लड़ाई जो है ये लड़ी गई। किस किस के बीच लड़ी गई है? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर बन के आया था वो था रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। ठीक, नवाब सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। अब इस लड़ाई के अंदर मुख्य बात क्या रहेंगी आपकी, वो देखिए। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर, और एक महत्वपूर्ण मंत्री था राय दुर्लभ। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण मंत्री थे। और इसके अलावा दो लोग और थे जो उसकी सेना में उस समय पे लड़े थे। एक था मोहनलाल और एक मीर मदान। ये चार लोग इंपॉर्टेंट थे नवाब की सेना के अंदर। अब दिक्कत क्या हुई कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर जो उसका सेनापति था और राय दुर्लभ इसी की सेना में मंत्री था, ये दोनों जाके किससे मिल गए? रॉबर्ट क्लाइव से। तो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि प्लासी की लड़ाई जब हुई थी तो उस समय पे कौन कौन से दो ऐसे व्यक्ति थे जो रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए थे? राय दुर्लभ और मीर जाफर। अब एग्जाम में पूछेगा कि सिराजुद्दौला का साथ किसने दिया? तो मोहनलाल और मीर मदान, इन दोनों ने इनका साथ दिया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किसने साथ दिया, किसने धोखा दिया। समझ में आई बात यहां तक? चलिए, तो इन दोनों ने साथ दिया। इसका मतलब ये है कि नवाब सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो लड़ी ही नहीं सारी, थोड़ी सी सेना लड़ी और 1 घंटे से के आसपास का समय लगा, सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया। दैट्स इट। ये था आपकी प्लासी की लड़ाई, जो कि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि सबसे कम समय चलने वाली लड़ाई आपकी यही थी, जो कि सबसे छोटे समय के लिए चली। ठीक है, और नवाब की इसमें क्या हुई? हार हो गई। 1757 में इनकी हार के बाद इनके सेनापति जिन्होंने साथ दिया था अंग्रेजों का, मीर जाफर, इनको क्या बना दिया अंग्रेजों ने? नवाब बना दिया बंगाल का। मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। ठीक है, और ये नवाब कब तक रहे? 1760 तक। 1760 तक बंगाल के नवाब रहे। अब मीर जाफर ने इनको लाखों रुपए का अंग्रेजों को हरजाना दिया प्लासी की लड़ाई के लिए, अलग से बहुत सारे भेंट दी, और फिर भी अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि अब भी कम है, इसलिए वो और ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो मीर जाफर को ये बात समझ में आ गई कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी, और बिगड़ तो चुकी ही थी। इसीलिए मीर जाफर ने उनको जब पैसे देने से इनकार कर दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? 1760 में मीर जाफर की जगह उसके सेनापति
मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर की जगह मीर कासिम को उसका नवाब बना दिया। तो बंगाल का नवाब हो गया 1760 ईस्वी में कौन? मीर कासिम। अब मीर कासिम ने क्या किया? शुरुआत में इसने भी काफी भेंट दी, काफी तोहफे दिए, लाखों करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेजों की फिर से बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इनको भी समझ में आ गया कि अंग्रेजों का मेन उद्देश्य क्या है। इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 चेक पोस्ट लगा दिए। 4 चेक पोस्ट लगा दिए अंग्रेजों से टैक्स लेने के लिए। कहां कहां पे लगाए? एक तो आपका पटना बिहार के अंदर लगाया, एक मुर्शिदाबाद, एक कोलकाता और एक हुगली। ये 4 जगह पे इसने क्या कर दिया? चेक पोस्ट लगा दिए अंग्रेजों से टैक्स लेने के लिए। इस बात से नाराज हो गए अंग्रेज और अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम के खिलाफ भी एक युद्ध छेड़ दिया। तो 1764 के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 के अंदर हुआ था। बक्सर का युद्ध, ये जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसके अंदर किस किस शासक ने हिस्सा लिया था वो आइए हम देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के अंदर हम जानते हैं कि मीर कासिम तो बंगाल के नवाब थे, इनको तो होना ही था। इसके अलावा सुजाउद्दीन कौन थे? ये अवध के नवाब थे, अवध के। ठीक है, अवध को 1739 में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था सादत खान के द्वारा। तो सुजाउद्दीन ने मीर कासिम का साथ दिया और इसके अलावा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह जो था, इसने भी इन्हीं का साथ दिया। और इनकी लड़ाई किससे होनी थी? इनकी लड़ाई होनी थी अंग्रेजों की तरफ से जो गवर्नर थे हेक्टर मुनरो। तो एग्जाम में पूछ सकता कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़े? लॉर्ड क्लाइव नहीं थे, हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो। और इसके अंदर इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई? हेक्टर मुनरो की विजय हुई। ये तीनों के तीनों हार गए। अब देखिए, बंगाल तो सीधा सीधा मीर कासिम के पास था, तो बंगाल गया अंग्रेजों के पास। सुजाउद्दीन अवध की तरफ से था, अवध भी गया यहीं से। ठीक है, और मुगल शासक सिर्फ नाम का शासन कर ही रहे थे, जो कि आगे आपको बताऊंगा इनका क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, बंगाल और अवध, इन दोनों का वास्तविक शासन किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास। वैसे तो आपका अप्रोक्सीमेटली 1772 तक नवाब बनते रहे बंगाल में, लेकिन सब अंग्रेजों के अंडर ही शासन किया। तो बक्सर के युद्ध के बाद वास्तविक शक्ति जो किसके पास चली गई? बंगाल और अवध की, अंग्रेजों के पास। तो ये आपका था आपका फर्स्ट लेक्चर के अंदर पहला भाग बंगाल के बारे में, जिसके अंदर हमने पढ़ा। अभी देखिए, स्वतंत्र राज्यों का उधर पहला लेक्चर लेके चले थे, उसका भी ये पहला भाग था जो कि बंगाल और अवध के बारे में था। अब एक तीसरी प्रेसिडेंसी और विकसित हुई थी, जिसको हम बोलेंगे हैदराबाद, जिसको हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपके जीएस के अंदर पीसीएस लेवल तक जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे।